हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पिपरिया से भोपाल मेरे एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, आज इसका लास्ट डे है और आज फाइनली मेरा एग्ज़ाम है। और मेरी दीदी का भी एग्ज़ाम है, तो वो भी मेरे साथ आई हुई हैं। सो गाइस, मैं एग्ज़ाम देने के लिए अभी निकल रही हूँ, मतलब सेंटर के लिए मैं निकल ही रही हूँ। और मेरा भाई है, वो मुझे छोड़ने जा रहा है, वो यहीं पर भोपाल में रहता है। तो अभी मैं घर पर आ गई थी, यहाँ पर मैंने खाना ना खाया और फिर रेडी हो गई हूँ अभी एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा धक धक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा। मैं सोच रही हूँ कि बस इजी आ जाए जो एग्ज़ाम मैं देने जा रही हूँ वो, बाकी तो मैं संभाल लूँगी। टफ़ आ गया तो पता नहीं कितने क्या नंबर करके आने वाली हूँ। गाइस, सेंटर पहुँच के मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, मतलब इतने सारे बच्चे थे जो एग्ज़ाम देने आए थे। और फिर फाइनली मैं एग्ज़ाम देने गई और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो ये देखिए मेरा फेस बिल्कुल चहक रहा था, क्योंकि जो मॉक में इतना टफ़ एग्ज़ाम बताया था वैसा कुछ भी नहीं होता है। रियल में एग्ज़ाम तो बहुत ही ईज़ी आता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हेलो गाइस, अभी मैं एग्ज़ाम देके आ गई हूँ वापस और एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। मतलब मैंने जो पेपर दिया था, मेरी शिफ्ट में जो पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब इतना इजी था कि अगर कोई 1-1.5 साल से पढ़ाई कर रहा है ना तो वो एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है। मैं तो फिर भी बिगनर हूँ तो मुझे इजी लगा। और मैंने 52 अटैम्प्ट किए थे टोटल। और ये कोई ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा भी लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं। अभी 70, 80, 90 समथिंग भी लोग अटैम्प्ट कर रहे होंगे, बट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और मैंने बस अभी 4-5 मंथ से पढ़ना शुरू किया है, तो उस हिसाब से मैंने इतने किए तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि चलो ठीक है, तैयारी शुरुआत अच्छी हो रही है। और जो इंग्लिश का पेपर आया था, तो मैं सेक्शन वाइज बताती हूँ कि पेपर कैसा क्या आया था। तो जो इंग्लिश का पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा ईजी आया था। मतलब इतना ईजी आया था कि उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक हमें ढूंढनी थी, मतलब ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो सब हमें ढूंढनी थी। तो उसमें साफ दिख रहा था कि कौन सी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए हमें ऐसे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि इसमें कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप या फिर बहुत ज़्यादा कठिन एरर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा इजी इंग्लिश थी। और उसके बाद जो पैसेज आया था वो भी बहुत ज़्यादा इजी आया था। मतलब इतना इजी आया था कि उसकी लैंग्वेज बहुत इजी थी और उसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। बट क्या हुआ था कि मैं जो 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एरर के बाकी, तो उनमें ना मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। मतलब 7 से 5 मिनट बचे थे, तो उसमें मैं नहीं कर पाई थी। मैंने 7 क्वेश्चंस थे जहाँ तक पूरे उसके पैसेज के, तो उसके मैंने 3 से नहीं 4-5 कर लिए थे, बाकी पूरे नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और बाकी जो 1 लाइन क्वेश्चन थे वो तो मैंने पूरे कर दिए थे। तो इंग्लिश में कुल मिला के मैंने टोटल 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर लिए थे, तो ये ठीक थे। पूरे तो नहीं कर पाई थी मैं 30। और फिर उसके बाद इंग्लिश, सॉरी उसके बाद फिर मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन इतना इजी आया था कि सिंप्लीफिकेशन के पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे। उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे कि यार ये इतना टफ है या उसमें टाइम लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात डीआई तो इतनी ज़्यादा इजी आई थी ना उसमें। मतलब मैं भी बिगनर हूँ, मैंने डीआई इतनी कोई ज़्यादा पढ़ी नहीं है, उसके बाद भी मुझे डीआई बहुत ज़्यादा इजी लगी। और हमने सुना है कि जब कोई डीआई इजी आती है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब डीआई जो इजी आई थी उसके साथ उसके जो क्वेश्चंस आए थे, डीआई के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो भी बहुत ज़्यादा इजी थे। मतलब उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। मतलब मैंने दोनों डीआई पूरी सॉल्व की, उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके साथ सिंप्लीफिकेशन भी मैंने पूरा सॉल्व किया। तो इस हिसाब से मैंने इंग्लिश में, सॉरी मैथ्स में मैंने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और रीजनिंग इजी आई थी। 1 लाइन जो क्वेश्चन थे वो भी इजी थे। और पजल तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाई थी, सेटिंग अरेंजमेंट की मैं शायद प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मैं एक पजल के क्वेश्चन में फंस गई थी। ऐसा मॉक में भी हो रहा था मेरे साथ, बट मैं इसमें कुछ ज़्यादा फंस गई थी। तो मैं बस 14 क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी रीजनिंग के। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने एक भी नहीं किया था या फिर एक किया था। उसके साथ मैंने 14 क्वेश्चन किए बस। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि हमें ना पजल की और सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में फटाफट वो बन जाए। तो अब मैं रीजनिंग में तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। बाकी पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी जो शिफ्ट का पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब 4th शिफ्ट थी मेरी 3:30 बजे से,
तो उसमें पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। और जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो मैंने ट्रेन में फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा था, थोड़ा सा देखा था। उसमें भी बताया था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है और उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। तो मतलब कोई अगर 1-1.5 साल से पढ़ाई कर रहा है और उसकी थोड़ी अच्छी तैयारी है ना, तो इस बार तो उसका एग्ज़ाम निकलना कन्फर्म है, अगर वो अच्छे से अटैम्प्ट करके आ रहा है, एक्यूरेट करके आ रहा है। और पेपर क्योंकि इतना इजी आ रहा है इस बार, मतलब दीदी भी बोल रही थी कि इतना इजी पेपर तो अभी तक नहीं आया है जितना मतलब एनालिसिस में बता रहे हैं। उनका पेपर कल है तो वो आके बताएंगे कि उनकी शिफ्ट में कैसा आया। लेकिन जितना मैं बिगिनर हूँ, मैंने अभी 4-5 मंथ ही पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना इजी पेपर आया। मुझे तो टफ लगना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे पेपर इजी लगा। उसके बाद ही मैंने 52 अटैम्प्ट किए। अब कोई कमेंट मत करना कि पेपर इजी लगा उसके बाद भी आपने बस 52 अटैम्प्ट किए। मैं अभी बिगनर हूँ और मेरी स्पीड बहुत स्लो है, अभी इतनी कोई फास्ट नहीं है। मैथ्स में भी मेरा अर्थमेटिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो 1-2 मिनट का टाइम बच गया था 2 DI करने के बाद, और 9-10 क्वेश्चन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के, तो मेरे पास टाइम बच गया था। उसके बाद मुझे अर्थमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अर्थमेटिक के लिए मैं बैठी रही और उसको क्वेश्चंस देखती रही, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो इसलिए अगर किसी की अर्थमेटिक भी है ना तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है और इंग्लिश का तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। और रीजनिंग का तो बस यही है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे अच्छे से फोकस होना चाहिए, अच्छे से उस पर कमांड बनी हो कि है ना बिल्कुल आप अच्छे से ड्रॉ कर सको उसे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सको तो ही है। बाकी 1 लाइन क्वेश्चन भी अच्छे पूछे थे और पेपर तो बहुत इजी आया। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर किसी की अच्छी तैयारी है तो उसका एग्ज़ाम तो निकलना ही चाहिए इस बार, और क्योंकि एग्ज़ाम इजी आ रहा है और ये सही मौका है किसी के भी पास, क्योंकि अभी इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है SBI क्लर्क के वो बहुत ज़्यादा इजी हो रहे हैं और कोई बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है उसका नहीं निकल पा रहा है, तो वो ट्राई करे अभी और उसके निकल जाएंगे। बस अच्छे से स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए और अर्थमेटिक मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं अगर मेरी अर्थमेटिक कंप्लीट होती तो शायद मेरे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते और टाइम जो बचा था उसका मैं सही से यूज़ कर लेती। पूरे तो नहीं हो पाते फिर भी, लेकिन 25 क्वेश्चन तो मैं कर लेती अगर अर्थमेटिक मेरी कंप्लीट होती तो। बट मैंने अर्थमेटिक पढ़ी नहीं है, तो 18 क्वेश्चन किए थे मैंने मैथ्स में, 25 किए थे मैंने इंग्लिश में और 14 कर पाई थी बस रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं बहुत वीक हूँ, मुझे पता चला कभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बट नाउ ये हालत है। चलो ठीक है। सो गाइस अब मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क का और मैं सोच रही हूँ कि इसकी तैयारी मैं अच्छे से करूँगी। अभी 15 दिन है इस एग्ज़ाम के लिए, तो अभी मैं 15 दिन का चैलेंज लेती हूँ और इसकी तैयारी शुरू करती हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि मैं कैसे क्या पढ़ाई कर रही हूँ। सो होप सो कि मेरा ये एग्ज़ाम जो नेक्स्ट है वो भी मुझे ईजी लगे और अच्छा जाए। तो आप सब मेरे ब्लॉग देखना, मैं डेली ब्लॉग भी शेयर करूँगी जो मैं पढ़ाई करूँगी उसके रिगार्डिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। और जिसके एग्ज़ाम आज थे और अब आगे होने वाले वो मुझे कमेंट में बताना कि उनकी शिफ्ट का कैसा आया था, ईजी आया था या टफ आया था। सो बाय गाइस।